हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर बीपी सिंह है। अब जो टॉपिक हम लोग यहाँ पर करेंगे वो है टेम्परेचर। इससे पहले हमने जो टॉपिक किया था वो था इंसुलेशन का। ठीक है, आप पहले वाले वीडियो में देख सकते हो। टॉपिक इंसुलेशन और टेम्परेचर दोनों ही एक साथ में होते हैं। ठीक है, लेकिन हमने वो एक पार्ट में किया, एक पार्ट में ये करेंगे टेम्परेचर यानी तापमान। तो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि दोनों में फ़र्क क्या है। हिंदी में हम लिखते हैं इसको सौर ताप या सौर तप। किसको? इंसुलेशन को, इंसुलेशन को। और वहीं पर अगर हम लिखते हैं तापमान, ठीक है, टेम्परेचर, टेम्परेचर तापमान, तो दोनों में क्या फ़र्क है पहले हम ये जान लेते हैं। हालांकि मैंने ये चीज़ पहले वाले वीडियो में भी बताई है, लेकिन फिर भी हम एक बार बता दे रहे हैं कि सौर ताप यानी इंसुलेशन वो भाग है सौर विकिरण का जो पृथ्वी की ओर आता है। ध्यान समझ लीजिए, सौर ताप यानी इंसुलेशन सौर विकिरण का वो भाग है जो सूर्य से पृथ्वी की ओर आता है। इसको हम इंसुलेशन या सौर तप या सौर ताप कहते हैं। ठीक, अब बात आती है तापमान की। तापमान क्या है? तापमान सौर विकिरण का वो भाग है, तापमान सौर विकिरण का वो भाग है जिससे पृथ्वी का वायुमंडल गर्म होता है। ध्यान रखिएगा कि हम लिखते हैं यहाँ पे कि तापमान सौर ताप का वह भाग है जिससे पृथ्वी का वायुमंडल गर्म होता है। ठीक है, पृथ्वी का वायुमंडल गर्म होता है। तो सीधा है कि जो रेडिएशन सूर्य से आती हैं और उनको वायुमंडल ट्रैप करता है यानी रोकता है हरित गृह प्रभाव के माध्यम से। बात समझ रहे हैं ना? सूर्य की किरणों का वह भाग जो वायुमंडल रोक लेता है और ख़ुद को गर्म करता है, उसी को हम लोग तापमान कहते हैं। और जिस प्रक्रिया से वायुमंडल सौर विकिरण को रोकता है, जिस प्रक्रिया से इंसुलेशन को वायुमंडल रोकता है, उस प्रक्रिया को कहा जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी हरित गृह प्रभाव। ठीक है, हरित गृह प्रभाव। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, जिस प्रक्रिया से सूर्य का तापमान में बदलना या जिस प्रक्रिया से वायुमंडल सूर्य के किरणों को रोकता है खुद को गर्म करने के लिए, उस प्रक्रिया को हरित गृह प्रभाव कहते हैं। जैसे देखो, जैसे मान लो ये पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी है और ये सूर्य है, ये सूर्य है। तो सूर्य सोलर रेडिएशन जो आती है ना, वो शॉर्ट वेव में आती है, ये भी ध्यान रखना, शॉर्ट वेव के फॉर्म में आती हैं सोलर रेडिएशन, लेकिन जाती हैं लॉन्ग वेव के फॉर्म में। जब वो वापस जाती हैं ना, तो उनमें से कुछ भाग रोक लिया जाता है। किसके द्वारा? एटमॉस्फेयर के द्वारा। ठीक है, एटमॉस्फेयर के द्वारा रोक लिया जाता है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? और एटमॉस्फेयर के द्वारा, वायुमंडल के द्वारा, एटमॉस्फेयर के द्वारा या वायुमंडल के द्वारा जो रेडिएशन रोकी जाती है, इसी को हम लोग हरित गृह प्रभाव कहते हैं। ठीक है, ये बात समझ गए आप? तो यहाँ हमने सिर्फ दो ही बातें समझी हैं। पहला क्या समझा है कि इंसुलेशन क्या है, उस पर हमने बात की है कि सूर्य से पृथ्वी की तरफ आने वाली विकिरण को हम सौर ताप या इंसुलेशन कहते हैं। फिर हमने कहा तापमान क्या है?
इस पर बात की तो हमने तापमान बोला कि वह भाग सौर विकिरण का जो वायुमंडल रोक लेता है। फिर हमने समझा कि वायुमंडल जिस प्रक्रिया से सौर विकिरण को रोकता है, ट्रैप करता है, ठीक है, ट्रैप करता है जिस प्रक्रिया से, उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, हरित गृह प्रभाव। ठीक है, अब आगे चलते हैं इस टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट इसमें पार्ट है, इसी में है, वो है कि फैक्टर कंट्रोलिंग टू टेम्परेचर, फैक्टर कंट्रोलिंग टेम्परेचर, यानी कौन कौन से वो कारक हैं जो टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, ओके, तो लिख लीजिए, हाँ, फैक्टर्स कंट्रोलिंग टेम्परेचर, तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं। अब बात करते हैं, सबसे पहला फैक्टर है कि डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर, पहला है डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर, यानी सूर्य से, यानी भूमध्य रेखा से कितनी दूरी है किसी स्थान की। जैसे इसका मतलब समझिए, जैसे ये पृथ्वी है ना, ये पृथ्वी है, तो टेम्परेचर यहाँ जो है ना, इस रीजन में टेम्परेचर है वो मैक्सिमम होगा, यहाँ पर उससे कम होगा, यहाँ पर उससे और कम होगा, इस रीजन में और कम होगा, है ना, इस रीजन में और कम होगा, और यहाँ पर और कम होगा। ठीक है, तो भूमध्य रेखा से जितनी दूरी ज़्यादा है उतना ही टेम्परेचर कम होगा। यानी अगर हम बहुत सिंपल शब्दों में कहें कि ध्रुव से, यानी यहाँ से भूमध्य रेखा की ओर आते हैं, ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है। ठीक है, या हम ये कहें, जब भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है, एक ही बात है ना। डिक्रीज होता है, तो इस तरह से चीज़ों को आप समझ सकते हो, है ना, तो डिक्रीज होता है। उसके बाद अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, वो है हाइट फ्रॉम सी लेवल, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है, मतलब कौन कौन से फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं। हाइट फ्रॉम सी लेवल, ठीक है, कि सी लेवल से ऊंचाई, हाइट फ्रॉम सी लेवल, सी लेवल से ऊंचाई कैसे, देखो ये हमने बहुत पहले भी पढ़ा है। जैसे मान लीजिए ये धरातल, ये सी लेवल है, ये कोई हाइट है, ठीक है, तो हमने पहले ही बोला है कि जैसे ऊपर हम जाते हैं ना, तो डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर डिक्रीज होती है ना, डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर जो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना, डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर डिक्रीज हो रहा है ना, ये डिक्रीज हो रहा है, डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर डिक्रीज हो रहा है इस एरिया, इस तरफ। तो इसका मतलब क्या है कि, और एटमॉस्फेयर में जो हीट को अपने में समाने वाले जो फैक्टर हैं, अपने में रोक के रखते हैं, वो यही होते हैं डस्ट एटमॉस्फेयर डेंसिटी। इसमें तीन चीज़ें हैं, हमने आपको बोला इसमें तीन चीज़ें हैं, डस्ट पार्टिकल हैं, वाटर वेपर है और गैसें हैं, तीन चीज़ें हैं। तो तीनों की जो मात्रा है ना, सी लेवल से ऊपर जाने पर कम होती है, और यही वो फैक्टर हैं जो हीट को अपने में समाहित किए रहते हैं। ठीक, तो ये चीज़ें हो गई। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, ये तो समझ में आ गया ना, ओशनिक करंट,
नेक्स्ट पॉइंट है इसमें ओशनिक करंट। ओशनिक करंट, अच्छा समुद्री जल धाराएं, समुद्री जल धाराएं कैसे टेम्परेचर इफेक्ट करती हैं? जैसे मान लीजिए कि अगर समुद्री जल धारा ग्रीनलैंड से, जैसे मान लो कोई समुद्री जल ठंडी है तो जिस तरफ वो जाएगी ना उस तरफ तापमान गिरा देगी। मेरी बात सुनिए ना, अगर कोई समुद्री जलधारा है, अगर वो ठंडी है, वो जिस तरफ भी जाएगी उस तरफ तापमान को वो गिरा देगी। इतनी चीज समझ में आ रही है ना? गिरा देगी। अगर वो कोई गर्म जलधारा गर्म है तो जिधर वो जाएगी उधर तापमान को वो बढ़ा देगी। ठीक है, गर्म वाली बढ़ा देगी, ठंडी वाली कम कर देगी। तो ये होता है ओशनिक करंट से टेम्परेचर कैसे प्रभावित होता है। इसका एग्जाम्पल जो है मैं आपको बता दूं, इसका एग्जाम्पल है एल नीनो। इसका एग्जाम्पल है एल नीनो। जब एल नीनो करंट यहां पर आती है ना तो एल नीनो कैसी होती है? वार्म होती है। तो एल नीनो क्या करता है कि जो अरेबियन सी है ना, अरेबियन सी है उसका तापमान बढ़ जाता है, उसका तापमान अरेबियन सी का इंक्रीज हो जाता है और जिस वजह से हमारा मानसून इफेक्ट होता है, मानसून बारिश नहीं होती है। ठीक है, तो इस तरह से है। और उसके बाद है विंड्स। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें विंड्स। तो विंड्स भी है, विंड्स भी टेम्परेचर को प्रभावित करती है। जैसे मान लीजिए लू है ना, हाँ, जैसे लू है, लू क्या है? लू गर्म जलधारा है ना, जो लू है वो गर्म जलधारा है। ठीक है, लू है वो गर्म है, हॉट है, वार्म है। तो लू कहाँ चलती है ये भी जान लीजिए। लू चलती है ये मैं पूरा डिटेल बता देता हूँ आपको। लू चलती है अप्रैल और मई में। कहाँ पर चलती है? नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया या नॉर्थ वेस्ट इंडिया। ठीक है, इस तरफ ये चलती है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग है, इस रीजन में ये सबसे ज़्यादा चलती है लू। तो लू जो है वो भी गर्म हवा है। इसमें भी सिंपल सा पॉइंट है, जैसे मैंने उससे बताया, अगर ठंडी जलधारा है तो ठंडी हवा है तो जिधर जाएगी ठंडा कर देगी, और गर्म है तो जिधर जाएगी वो गर्म कर देगी। ठीक है, इसमें कोई ऐसा इश्यू नहीं है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें, वो है स्लोप ऑफ द लैंड। स्लोप ऑफ लैंड, स्लोप ऑफ लैंड का मतलब यही है कि जैसे ये मैंने इंसुलेशन में भी डिस्कस किया था थोड़ा सा। जैसे ये कोई भाग है ना, और यहाँ पर सूर्य है, यहाँ पर सूर्य है, तो होगा क्या कि जिस तरफ ये रेडिएशन होगा, जैसे मान लीजिए इधर रेडिएशन आ रहा है ना, इस तरफ रेडिएशन आ रहा है, तो यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो मैक्सिमम होगा और इधर टेम्परेचर मिनिमम होगा। तो सेम चीज़ है। तो ढाल भी डिपेंड करता है। अगर कोई इस तरह से ढाल है, इस तरह से, तो वो ऊपर नीचे हो सकता है। ये जैसे ये वाला ढाल है ऐसे, तो अगर इस तरफ होगा सूर्य तो ये गर्म हो जाएगा, मगर ये वाला भाग पश्चिम वाला गर्म नहीं होगा। ये चीज़ हमने डिस्कस की है अभी, है ना, ये चीज़ हमने अभी डिस्कस की है। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट है इसमें प्रॉपर्टी ऑफ लैंड। हम देखो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि टेम्परेचर कहाँ पर ज़्यादा होगा, कहाँ पर कम होगा। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी ऑफ लैंड। प्रॉपर्टी ऑफ लैंड, प्रॉपर्टी ऑफ लैंड का मतलब क्या हुआ? अगर कोई लैंड जो है, जिस लैंड पर वाटर है, जिस लैंड पर ग्रास है, जिस लैंड पर वेजिटेशन है,
वहाँ पर जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट ज़्यादा होगा, ठीक है। उस एरिया में ग्रीन हाउस इफेक्ट वहाँ ज़्यादा होगा, ठीक है, जहाँ पर वाटर है, ग्रास है, वेजिटेशन है, यानी उस एरिया में टेम्परेचर ज़्यादा होगा जहाँ पर ये होगा। जहाँ पर जिस लैंड में डेजर्ट है या आइस है, ठीक है, उस एरिया में जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है ना वो मिनिमम होगा, सबसे कम होगा। यहाँ पे मैक्सिमम होगा और यहाँ पे मिनिमम होगा, ठीक है। तो मैक्सिमम होने का मतलब है कि रेडिएशन जो इंसुलेशन है वो सबसे ज़्यादा ट्रैप किया जाएगा, रोका जाएगा, उसको बोलते हैं मैक्सिमम ग्रीन हाउस इफेक्ट। जहाँ पर इंसुलेशन या रेडिएशन, सोलर रेडिएशन रिफ्लेक्ट हो जाता है, ट्रैप नहीं हो पाता है, उस भाग को हम लोग कहते हैं मिनिमम ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी ऑफ लैंड ये भी डिपेंड करता है, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ जो लैंड है ये भी डिपेंड करता है। अब सीधी सी बात करें हम कि नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम देखें तो वो है क्लाउड और रेनफॉल, क्लाउड और रेनफॉल, ठीक है। क्लाउड एंड रेनफॉल, रेनफॉल, ठीक है। क्लाउड और रेनफॉल का मतलब होता है कि जब रेनफॉल ज़्यादा होगा या क्लाउड ज़्यादा होंगे तो टेम्परेचर कम होगा, जाहिर सी बात है, तो टेम्परेचर कम होगा। एक तो क्लाउड की वजह से रेडिएशन सरफेस तक नहीं आ पाएंगी और दूसरा जो पानी होगा वो ठंडा करेगा आसपास के रीजन को। तो ये उसके बाद है इसमें नेक्स्ट, ये तो हो गया आपका कि फैक्टर ऑफ कंट्रोलिंग टेम्परेचर, यानी किस एरिया में तापमान ज़्यादा होगा, यानी किस एरिया में ग्रीन हाउस इफेक्ट ज़्यादा होगा, किस एरिया में ग्रीन हाउस इफेक्ट कम होगा। अच्छा, एक चीज़ मैं और बता दूं आपको कि इसमें ह्यूमन एक्टिविटी भी है। इसमें जो है हम लोग यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी को भी रखेंगे, ह्यूमन एक्टिविटी, ठीक है। तो ह्यूमन एक्टिविटी भी इफेक्ट करता है। अच्छा, ह्यूमन एक्टिविटी में क्या क्या आता है? ह्यूमन एक्टिविटी आप देखोगे ना कि कॉज में मेन लिखते हैं, मेन है ना, मनुष्य। तो यार ह्यूमन तो दोनों है ना, मेल और फीमेल दोनों ही है ना, तो अकेले बेचारे मर्द को क्यों दोष दो, ह्यूमन लिखो ना। गलतियां सिर्फ मेल थोड़ी करते हैं, मेन लिखते थे ना, आप देख रहे हैं मैन मेड, अक्सर लिखा देखा होगा ना आपने इस तरह से, मैन मेड। ऐसा लगता है इसमें लेडीज कभी बनाती ही नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है। ह्यूमन क्रिएटेड, ह्यूमन मेड। अब जो नया टर्म आप लिखो कहीं भी रिटन में रिटन करना हो तो आप ह्यूमन मेड लिखो, ठीक है, मैन मेड नहीं। तो ह्यूमन एक्टिविटी कौन है? सबसे तो पहला है पॉल्यूशन, है ना। जैसे मान लीजिए दिल्ली है, दिल्ली एज ए अच्छा, पॉल्यूशन की वजह से ही ना ये हीट आइलैंड बनते हैं, हीट आइलैंड्स बनते हैं। आपने देखा होगा दिल्ली का जो टेम्परेचर है ना वो आसपास के एरिया से ज़्यादा होता है, दिल्ली का टेम्परेचर जो है वो आसपास के एरिया से ज़्यादा होता है। उसका रीज़न क्या है? पॉल्यूशन, ठीक है, इसलिए। और दूसरा क्या करते हैं ह्यूमन? डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन करते हैं, मतलब निर्वनीकरण करते हैं, ठीक है, निर्वनीकरण यानी वनों का कटाव करते हैं। तो और उसके बाद हालांकि वो इसी में आ गया, जैसे फॉरेस्ट फायर है ना, इस तरह से स्टबल बर्निंग है, वो सारा पॉल्यूशन में आ गया।
अब नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर ऑन अर्थ सरफेस। ठीक है, नेक्स्ट हम पार्ट करेंगे, इसी में है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर ऑन अर्थ सरफेस। हेडिंग डाल सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर ऑन अर्थ सरफेस। ठीक है, यानी अर्थ सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूशन क्या है पृथ्वी का। देखो, जब भी हमें ये एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर यानी डिस्ट्रीब्यूशन, हमें तापमान का वितरण देखना होता है तो हम दो तरीके से देखते हैं। ठीक है, एक तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है वर्टिकल, है ना, इसको बोलते हैं हम लंबवत। दूसरा होता है हॉरिजेंटल, यानी क्षैतिज। तो दो तरह से है, हॉरिजेंटल और वर्टिकल। ठीक है, तो पृथ्वी पर जो टेम्परेचर है वो दो तरीके से हम लोग देखते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब सीधा सीधा है कि बहुत इजी समझिए, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि टेम्परेचर डिक्रीज विद हाइट, है ना, टेम्परेचर डिक्रीज विद हाइट, यानी टेम्परेचर जो है वो सी लेवल से हाइट पर जाने पर डिक्रीज होता है। ठीक, तो टेम्परेचर डिक्रीज विद हाइट, इसको नॉर्मल टेम्परेचर लैप्स रेट कहते हैं। नॉर्मल यानी 165 मीटर पर 1 डिग्री टेम्परेचर कम होता है, 165, लेकिन ये यूनिफॉर्म नहीं है, इसलिए मैं आपको लिखा नहीं रहा हूँ। ठीक है, ना ही नीचे जाने पर टेम्परेचर इंक्रीज होता है, वो यूनिफॉर्म है, ना ही कम। लेकिन जो नॉर्मली ऊपर जाने पर तापमान कम होता है, उसका सीधा सा रीज़न है कि जो डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर, बहुत बार हम इसको डिस्कस कर चुके हैं क्लास में, तो डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर है वो ऊपर जाने पर क्या होती है, कम होती है। यानी वायुमंडल की जो सघनता है ऊपर जाने पर कम होती है। इसीलिए टेम्परेचर कम होता है पहाड़ों पर, इसीलिए टेम्परेचर ज़्यादा होता है मैदानों पर। आपने देखा होगा, जैसे मान लीजिए जैसे शिमला है या सियाचिन है, इन दो रीजन में क्या है कि टेम्परेचर कम है क्योंकि पहाड़ों पर है। वहीं दिल्ली का और जयपुर का, कानपुर का, लखनऊ का, गाजियाबाद का, है ना, सूरत का, ये क्या है, यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है। तो हमने पहला बता दिया, इसको नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। एक होता है टेम्परेचर इन्वर्जन, उस पर हम बात करेंगे, वो तापमान व्युत्क्रमण कहते हैं, तापमान व्युत्क्रमण। और एक होता है एडियाबेटिक लैप्स रेट, टेम्परेचर लैप्स रेट। वो सब टर्म हम आपको समझाएंगे। 3 टर्म है, नॉर्मल टेम्परेचर लैप्स रेट। नॉर्मल टेम्परेचर लैप्स रेट यही है कि हाइट के साथ टेम्परेचर कम होता है, बिकॉज रीजन इज डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर डिक्रीज विद हाइट। ठीक है, इसलिए अब बात करते हैं हॉरिजेंटल टेम्परेचर। फिर कौन कौन से फैक्टर हैं वो हम बात करेंगे। ठीक है, एडियाबेटिक क्या, टेम्परेचर इन्वर्जन क्या, वो हम बात करेंगे। नेक्स्ट है इसमें क्षैतिज तापमान वितरण, क्षैतिज तापमान। अच्छा, क्षैतिज तापमान वितरण का एक, अगर हम ग्लोबल लेवल पे देखें, है ना, बड़े ग्लोबल लेवल पे देखें, तो आप देखोगे कि टेम्परेचर भूमध्य रेखा से पोल की ओर जाने पर क्या होता है, कम होता है।
या भूमध्य पोल से इक्वेटर के आने पर टेम्परेचर बढ़ता है। ठीक है, ये बढ़ता है, तो ये ध्यान रखना है। तो सिंपल सा है, एक नॉर्मली फॉर्म में हमने बता दिया कि अगर हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो तापमान में कमी आएगी, और ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ आएंगे तो तापमान में वृद्धि होगी। इसका कारण है एंगल ऑफ सनरेज, इसका कारण है पृथ्वी का गोल होना, इसका कारण है ITC-Z, इसका कारण है इंक्लाइनेशन ऑफ सोलर रेज। एक ही बात है सब, ठीक है। तो ये नॉर्मली ये होता है। अब हम मान लीजिए अगर बात करें इसी चीज़ को लेके कि हॉरिजेंटल में एक होता है टेम्परेचर वेरिएशन, जिसको हिंदी में कहते हैं तापमान प्रवणता। इसको भी समझ लीजिए एक बार, तापमान प्रवणता, ठीक है। ये अलग चीज़ है, टेम्परेचर अलग चीज़ है, टेम्परेचर का ज़्यादा होना अलग चीज़ है, टेम्परेचर वेरिएशन या हिंदी कहते हैं प्रवणता। तो प्रवणता का मतलब होता है कि टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट एंड बिटवीन सीजन, ठीक है। यानी सीजनल डिफरेंस टेम्परेचर का और डे एंड नाइट डिफरेंस टेम्परेचर का, ठीक है। डे एंड नाइट डिफरेंस क्या हो सकता है और सीजनल क्या हो सकता है। जैसे मान लीजिए, जैसे अगर हम बात करें, जैसे अगर हम देखें, यहाँ बहुत सिंपल सा पॉइंट है। अगर हम ये बात करें कि जैसे मान लीजिए दिल्ली में दिन का जो तापमान है ना, वो होता है लगभग मंथ ऑफ जून की बात करें हम तो होता है 42 डिग्री, ठीक है। जून में ही नाइट का जो टेम्परेचर होता है वो लगभग होता है 24 डिग्री, ये होता है ये, ठीक है। अगर हम वही बात करें, ये हो गया दिन का। अब जून का टेम्परेचर दिल्ली में 42 डिग्री है और दिसंबर का टेम्परेचर या जनवरी का टेम्परेचर दिल्ली का 6 डिग्री है, ठीक है। तो ये है, तो आप देख रहे हो कि दिल्ली के टेम्परेचर में डे एंड नाइट में भी डिफरेंट आ रहा है, एक डिफरेंस आ रहा है बहुत बड़ा कि 42 से 24 आ रहा है। दिन का तापमान 42 डिग्री है, मतलब ये मैंने बता दिया, होता कि हालांकि ज़्यादा भी है, 46-48 तक पहुंचा है दिल्ली का टेम्परेचर। और जून में सीजन की बात करें हम तो जून में 42 डिग्री है और दिसंबर में 6 डिग्री है। तो इसी को हम लोग कहते हैं तापमान प्रवणता, ठीक है। डे एंड नाइट में डिफरेंस और सीजन में डिफरेंस, इसी को हम कहते हैं तापमान प्रवणता, ठीक। तो ये एक कॉन्सेप्ट है। तो तापमान प्रवणता कहाँ कब होगी, कहाँ पर ज़्यादा होगी, ठीक है, ये मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। अगर जहाँ पर वेजिटेशन और मॉइस्चर ज़्यादा है, मैं आपको, ठीक है, आपको थोड़ा सा लिखा देता हूँ, वो फिर ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। देखो, अधिकतम तापमान प्रवणता किस रीजन में होती है? ऐसे रीजन में होती है जहां पर वर्षा कम हो, ठीक है, वनस्पति कम हो, धरातलीय और भौमजल कम हो, ठीक है। यानी जहां वर्षा कम हो, वनस्पति कम हो, धरातलीय और भौमजल कम हो, ऐसे रीजन में तापमान प्रवणता सबसे ज़्यादा होती। जैसे मान लीजिए राजस्थान जैसे
दिल्ली, यहाँ पर तापमान प्रवणता ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर ये सारी कंडीशन है, ठीक है, अधिक है। और न्यूनतम यानी मिनिमम तापमान प्रवणता न्यूनतम प्रवणता तापमान प्रवणता कहाँ होगी? जहाँ पर धरातलीय जल है ना, वर्षा, भौमजल और वनस्पति ये सभी अधिक हों, ठीक है, जैसे मुंबई। ठीक है, मुंबई यानी कोस्टल रीजन, जो कोस्टल एरिया है ना वहाँ पे कम होती है, वहाँ पे रेनफॉल मतलब वहाँ पे तापमान प्रवणता कम होती है, ठीक है। तो ये हैं तो ये हो गया तापमान प्रवणता, आप समझ गए। अगर अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसा कैसा बनेगा, अब इसमें क्वेश्चन बना देगा वो, जैसे मान लीजिए वो दे देगा आपको गोवा, वो दे देगा आपको उड़ीसा, नहीं उड़ीसा नहीं, जैसे मान लो गोवा दे दिया, पंजाब दे दिया और उत्तराखंड दे दिया और बिहार दे दिया, ठीक है। और उसमें बोलेगा वो सबसे ज़्यादा तापमान प्रवणता कहाँ होगी, मैक्सिमम, ठीक है। इसमें आपको मैक्सिमम भी देखना है तापमान प्रवणता और मिनिमम भी देखना है, ठीक है, इन्हीं ऑप्शंस में। तो मैक्सिमम तापमान प्रवणता का मतलब है इनमें से देखना है कि सबसे कम वर्षा, पानी, वनस्पति कहाँ है। तो मैक्सिमम जो होगी वो तापमान प्रवणता वो होगी पंजाब में, होगी पंजाब में, ठीक है, मैक्सिमम। और न्यूनतम कहाँ होगी, वो होगी गोवा में, गोवा में मिनिमम होगी, मिनिमम, ठीक है। तो इसी तरह से क्वेश्चन बनेंगे कि मिनिमम कहाँ है और मैक्सिमम कहाँ है। तो अगली क्लास में हम लोग एक टॉपिक करेंगे, वो है टेम्परेचर इन्वर्जन। अभी ही समझ लीजिए चाहे तो आप, टेम्परेचर इन्वर्जन बहुत टफ नहीं है, बहुत इजी है। टेम्परेचर इन्वर्जन, टेम्परेचर इन्वर्जन का मतलब होता है हिंदी में तापमान व्युत्क्रमण, है ना। हिंदी हो सकता है मैं गलत लिखूं, तापमान व्युत्क्रमण, ठीक है। ये होता क्या मैं आपको बता दूं। नॉर्मली क्या है, तापमान ऊंचाई पर जाने पर कम होता है, ध्यान समझना। नॉर्मल कंडीशन में तापमान ऊंचाई पर जाने पर कम होता है। जब तापमान ऊंचाई पर जाने पर कम होने की बजाय बढ़ने लगे तब उसको हम टेम्परेचर इन्वर्जन कहते हैं, ठीक है ना। समझ गए मेरी बात कि नॉर्मली टेम्परेचर इंक्रीज या नॉर्मली टेम्परेचर डिक्रीज विद हाइट सी लेवल टू माउंटेन रीजन, नॉर्मली टेम्परेचर डिक्रीज, but in temperature inversion the conditions are different. The conditions is temperature increase with height, that is a temperature inversion, okay। इसके लिए बहुत सारे कॉज हैं, खासकर लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ द डे, लॉन्ग नाइट्स, लंबी रातें, है ना। आपने देखा होगा सर्दी के मौसम में, जैसे सर्दियां जब होती हैं ना, तो सर्दी के जैसे ये ग्राउंड फ्लोर है, ये फर्स्ट फ्लोर है, ये ग्राउंड फ्लोर है, ये फर्स्ट फ्लोर है, ये सेकंड फ्लोर है, ये थर्ड फ्लोर है। नॉर्मली आपने देखा होगा
कि ये जैसे मान लो दिसंबर का महीना है, ठीक है, समय बजा है 9 AM हुआ है, मॉर्निंग का 9 AM है। अब बताइए 9 AM पे कौन सा फ्लोर गर्म होगा, ये होगा या ये होगा या ये होगा या फिर ये होगा, डी। सुबह 9 बजे सबसे ज़्यादा गर्म होगा ये वाला, डी। ठीक है, दिसंबर के महीने। अब देखना, दिसंबर के महीने कभी भी आप नीचे फ्लोर पे नहीं रहते हो, आप छत पे चले जाते हो। नीचे बड़ी ठंडी, नीचे बड़ी ठंडी, छत पे जाएंगे, धूप लगेगी, ठीक है। तो धूप तो लग रही है, लेकिन नीचे धूप लगने के बाद भी सर्दी है। तो इसमें ऐसी कंडीशन में क्या हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है। तो इसकी बहुत सारी कंडीशन है, आगे क्लासेस में डिस्कस करूँगा, ठीक है। इसी क्लास को मैं यहीं पर रोकता हूँ। थैंक यू।